हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द नो योर यूनिवर्स। तो आज हम लोग काफी दिनों के बाद दोबारा से जो है नो योर यूनिवर्स का एक और एपिसोड में हम लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मजेदार और जबरदस्त किस्म के टॉपिक के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट्स के हवाले से। म्यूटेंट्स जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और देखा जाए तो म्यूटेंट जो है मार्वल कॉमिक्स की एक तरह से जान आप समझ सकते हैं, क्योंकि म्यूटेंट्स का नाम जो है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत अलग अलग मायने रखता है। कुछ लोग इनको जो है एज अ सुपर पावर्ड बीइंग्स देखते हैं, कुछ लोग इनको जो है रेफर करते हैं एक्स मैन के जरिए जो कि दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं, और कुछ लोग इनको बुरे नजरिए से भी देखते हैं, जिस तरह इनके कुछ विलन मैग्नीटो हो गया, अपोकलिप्स वगैरह हो गया। और दुनिया इनके बारे में हमेशा स्पेक्टिकल ही रहती है, कभी दुनिया इनके खिलाफ हो जाती है और कभी दुनिया इनके साथ हो जाती है। इन म्यूटेंट्स ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश भी की है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो म्यूटेंट्स जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये मार्वल कॉमिक्स की अर्ली क्रिएशंस में से एक क्रिएशन है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपने मेरे चैनल के ऊपर इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर रोजाना डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स को एक टाइमलाइन के जरिए शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर ये एक बहुत ही मशहूर सीरीज है नो यूनिवर्स करके, जो कि आप सबकी बहुत ज्यादा फेवरेट है, जिसके अंदर हम मार्वल कॉमिक्स की मिस्ट्रीज और कॉस्मिक चीजों के ऊपर बात करते हैं। हम पिछले काफी ज्यादा एपिसोड शेयर कर चुके हैं नो यूनिवर्स के पिछले 2 सालों के अंदर, जिसमें हमने इटर्नल्स के ऊपर बात करी, सेलेस्टियल्स के ऊपर बात करी, क्रीज स्क्रल के ऊपर बात करी, फीनिक्स फोर्स के ऊपर बात करी, सेलेस्टियल्स, बियॉन्डर्स, मल्टीवर्स, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो आज इसी तरह हमारे नो यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स का टॉपिक आया है, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और फौरन से अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर एक सेकंड के लिए भी आपने अपनी पलक झपकाई तो आप एक इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Who are the mutants? तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है म्यूटेंट्स का नाम सुन के कि आखिरकार ये किस बला का नाम है। तो म्यूटेंट्स दरअसल जो है अमेरिकन कॉमिक बुक के अंदर पब्लिश किए जाने वाला एक वर्ड है, जिसको मार्वल कॉमिक्स के अंदर पब्लिश किया गया था और ये 1960s की बात है। तो म्यूटेंट्स दरअसल बेसिकली एक ह्यूमन के अंदर ट्रेट को कहा जाता है जो कि एक्स जीन कहलाता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस तरह से बताया जाता है कि इंसानों के अंदर एक तरह का जीन पाया जाता है जिसको एक्स जीन कहते हैं, और ये जीन जो है जरूरी नहीं है कि उनके पैदा होने के साथ ही एक्टिवेट हुआ हो, बल्कि ये हर एक इंसान के अंदर मौजूद होता है जीन। लेकिन कुछ लोगों के जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और जिन लोगों के ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं उनको कहा जाता है म्यूटेंट्स। और म्यूटेंट्स होने के बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको गजब की शक्तियां मिल सकती हैं, लेकिन कभी कभार ये शक्ति इस तरह की होती है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आपके लिए शक्तियां और ज्यादा अजाब बन जाती हैं। तो आज तक मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसा हुआ नहीं है कि कभी किसी को पहले से पता हो कि उसको आगे जाके कौन सी पावर मिलने वाली है। ये उस शख्स को तभी पता चलता है कि जब अपनी टीनेज की उम्र में होता है, जब उसके ऊपर अलग अलग मुश्किलें आ रही होती है, परेशानियां आ रही होती है, तो उस दौरान इसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट होता है। और इसकी एक्टिवेशन की भी कोई खास टाइमिंग नहीं होती है, हर इंसान का जीन उसके अपने हिसाब से ही एक्टिवेट होता है। ज़्यादातर म्यूटेंट जीन एक्टिवेट तब होता है जब आप जो है खतरनाक किस्म की सिचुएशन में हो और आपकी ज़िंदगी मौत का सवाल हो। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेंट जीन को तभी एक्टिवेट होते देखा है। इसके अलावा जब अगर आप अपनी टीनेज की उम्र में हो, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो तब उसके साथ म्यूटेंट जीन आपका एक्टिवेट हो जाता है। और मार्वल कॉमिक्स में इन जैसे लोगों को होमो सेपियन सुपीरियर या सिंपली होमो सुपीरियर भी कहा जाता है, और माना जाता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर कि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो म्यूटेंट्स ही हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है और हम आगे चल के वीडियो में करेंगे भी। तो अगर हम बात करें म्यूटेंट्स के डेब्यू की कि सबसे पहली बार कॉमिक्स के अंदर हमने म्यूटेंट्स को कब देखा और इनको इंट्रोड्यूस करने की क्या वजह थी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1960s के दौर पे कॉमिक्स की सिल्वर एज चल रही थी, यानी कि ये वो एज थी जब कॉमिक बुक के अंदर नए नए कैरेक्टर्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, और जो पुराने कैरेक्टर यानी गोल्डन एज के थे, जिस तरह कैप्टन अमेरिका, नेमोर और दूसरे जो कैरेक्टर्स थे जिनको अब लोग पढ़ के थक चुके थे, तो उसके बाद 1960s के अंदर एक सिल्वर एज आती है कॉमिक्स की। तो ये कॉमिक्स की अलग अलग एजेस क्या होती हैं इसके ऊपर भी हम आगे जाके वीडियो बनाएंगे, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि 1960s का जो दौर था वो कॉमिक्स की सिल्वर एज थी, जिसके अंदर स्टैन ली, जैक किर्बी वगैरह को जो है एक टास्क दिया गया था कि आपको जो है मार्वल कॉमिक्स के लिए, जो कि उस वक्त टाइमली और एटलेस कॉमिक के नाम से भी जानी जाती थी, कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब ये वो टाइम है जब स्टैन ली सर ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कैरेक्टर्स को मार्वल में इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस तरह कि स्पाइडरमैन हो गया, फैंटास्टिक फोर हो गया, इनक्रेडिबल हल्क हो गया, थॉर हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, आयरन मैन हो गया। ये वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसी छोटे टाइम पीरियड के अंदर निकाले गए हैं। लेकिन स्टैनली सर को जो है बहुत ज़्यादा नंबर में क्वांटिटीज़ में सुपर हीरो और सुपर विलन्स को इंट्रोड्यूस करवाना था, और हर एक सुपर हीरो और सुपर विलन का ओरिजिन लिखना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और वो लोग अपने आइडियाज से बाहर होते ही जा रहे थे। मतलब अगर उनको कहीं 50 कैरेक्टर्स लिखने हैं तो हर 50 कैरेक्टर का उनको एक अलग और सेपरेट ओरिजिन सोचना पड़ेगा, जो कि पिछले वाले से अलग हो और अच्छा भी हो।
तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए स्टैनली सर ने एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई मार्वल कॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद है जिनके अंदर एक्स जीन पाया जाता है और जिनका वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इनके पास सुपर पावर्स आ जाएंगी। और वो सुपर पावर्स कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस या और भी दूसरी चीज़ें आ सकती हों। तो इसके जरिए स्टैनली सर ने अपना बहुत ही शानदार और ब्रिलियंट दिमाग चलाया और इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए म्यूटेंट्स को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया। स्टैनली सर का जो दूसरा मकसद था उसको इंट्रोड्यूस करवाने का वो ये था, म्यूटेंट्स दरअसल जो है वो टीनेज बच्चे होंगे जो कि दूसरे बच्चों की तरह होंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ चेंजेस होंगी। वो आम स्कूल को अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन होगा आम सोसाइटी के अंदर, और उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया चार्ल्स ज़ेवियर फॉर गिफ्टेड यंगस्टर का स्कूल। और इसी के जरिए म्यूटेंट्स को फर्स्ट टाइम अपीयर करवाया गया मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्स-मैन की सीरीज के अंदर, और ये बात है 1963 के अंदर। और जैसे ही 1963 के अंदर एक्स-मैन को यानी म्यूटेंट्स को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसी के साथ कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी लहर आ गई। मतलब हर कोई जो है एक्स-मैन का फैन होकर रह गया था उस टाइम पे, और ये आइडिया उस वक्त एक बहुत ही यूनिक आइडिया था जिसके बारे में इससे पहले किसी भी नहीं सोचा था। और ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि स्टैनली सर का ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा ऑसम था कि किस तरह से एक जीन को इंट्रोड्यूस करवा के उन्होंने बहुत सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स ऐसे ही बना दिए, और इसके ऊपर अब कोई सवाल भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है इस पूरी यूनिवर्स के अंदर। तो इसी तरह एक्समैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ओवर द इयर्स हम एक्समैन के काफ़ी ज़्यादा टाइटल्स, काफ़ी ज़्यादा टीम्स को देख चुके हैं, जिसमें न्यू म्यूटेंट्स, एक्स फैक्टर, एक्सकैलिबर, एक्स फोर्स, जनरेशन एक्स और इस तरह की बहुत सी टीम्स और स्टोरी लाइन्स हैं जिनको हम एक्समैन की आज तक एंजॉय करते आ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ म्यूटेंट्स इन मार्वल कॉमिक्स। तो जैसा कि अब हम जो है बात कर चुके हैं इसके डेब्यू के ऊपर कि इसको किन रीजंस की वजह से कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और एक तरह की हम इसकी ओरिजिन तो जान ही चुके हैं कि कॉमिक्स में किस तरह से आए, लेकिन अब इनकी कॉमिक बुक हिस्ट्री क्या है, मतलब कॉमिक्स में म्यूटेंट्स आए कहाँ से हैं, इनके अंदर ये एक्स जीन आया कहाँ से है। तो इस सब की शुरुआत होती है बेसिकली 1 बिलियन ईयर्स अगो, जब जो है सेलेस्टियल्स अर्थ के ऊपर आते हैं इस अर्थ के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अब मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी बार अपनी कॉमिक्स और दूसरी वीडियोस में सुना चुका हूँ, खासकर जो सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स वाली वीडियो मैंने शेयर करी थी उसके अंदर मैं बहुत बार ही सुना चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं मुझे उनको ये दोबारा कहानी सुनानी पड़ेगी, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन मार्वल कॉमिक्स में बताया जाता है कि 1 बिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट होस्ट हुआ था, मतलब सेलेस्टियल्स का एक ग्रुप जो है वो अर्थ के ऊपर पहली बार आया था, और उस वक्त उन्होंने अर्थ के ऊपर आगे कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। और मज़ेदार बात यह कि इस वक्त ह्यूमन जो है वो एवोल्यूशन की तरफ नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी ऐप वाली फॉर्म के अंदर मौजूद थे। और इसी तरह हमने देखा था कि कुछ सेलेस्टियल्स ने कुछ चंद बंदरों को अपने पास उठा के अपनी शिप के अंदर ले गए थे और कहीं हफ्तों तक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे थे। और इसी तरह कई हफ्तों के एक्सपेरिमेंट्स और एनालाइज के बाद उन लोगों ने जो है इन एप्स वाली फॉर्म को 3 अलग अलग सब फॉर्म्स के अंदर, सब स्पीसीज के अंदर डिवाइड कर दिया। इसमें से पहले जो थी उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की म्यूटेशंस तो मिल गई, उनके पास अलग अलग पावर्स तो आ गई, लेकिन इसके जरिए उनका पूरा का पूरा अपीयरेंस बिगड़ चुका था और वो ऐसे हो गए थे कि उनको देखने में ऐसा लगता था कि वो किसी किस्म के मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिनको नाम दिया गया डिविएंट्स का। और उसके बाद जो दूसरी रेस थी वो दरअसल एक गॉड लाइक बीइंग्स की तरह थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और उनके पास कॉस्मिक एनर्जीज को चैनल करना और उनको इस्तेमाल करने का पूरा पूरा एक्सेस मौजूद था। अगर बात की जाए तो लिटरली इनका हर एक मेंबर जो है अपने अंदर ही एक अलग तरह का गॉड था। लेकिन इनकी दूसरी तरफ जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इनकी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा करती थी। लेकिन ये लोग एक तरह के इमोर्टल बीइंग थे जिनको मारना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात थी, और इनको नाम दिया गया इटर्नल्स, जो कि उड़ते हुए आसमानों की तरफ निकल गए। और उसके बाद जो आखिरी स्पीसीज बची हुई थी इन सब के अंदर से वो कोई और नहीं बल्कि प्रोटो ह्यूमंस की है, यानी कि ये वो ह्यूमंस है जो कि ऐप वाली फॉर्म से अपनी इंसानों वाली फॉर्म के अंदर आए। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि उस वक्त इसके बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन सेलेस्टियल्स ने इनके अंदर एक एक्स जीन छोड़ दिया था, क्योंकि फ्यूचर में कहीं बहुत सालों के जाने के बाद वो एक्टिवेट किया जाने वाला है और उसके जरिए ही अलग अलग तरह की पावर्स हमारे सुपर हीरोज को मिलने वाली हैं। तो दरअसल इसी तरह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो म्यूटेंट्स का ओरिजिन बताया जाता है कि दरअसल म्यूटेंट जीन जो इंसानों के अंदर पाया जाता है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि सेलेस्टियल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से किया जाता है, जो कि तकरीबन 1 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ के ऊपर किया गया था। लेकिन उस वक्त जो है एक्स जीन ज़्यादा एक्टिवेट होता नहीं था, और इसलिए हमें पुराने ज़माने में कम म्यूटेंट्स और अभी रिसेंटली हमें ज़्यादा म्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह अगर बात की जाए सेलेस्टियल एक्सपेरिमेंट्स की, तो सेलेस्टियल्स ने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट्स अर्थ के ऊपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे कॉस्मोस, पूरी की पूरी गैलेक्सी के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग लोगों के ऊपर किए हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये डिविएंट्स, इटर्नल्स और जो म्यूटेंट्स वाली सिचुएशन है ये सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं बल्कि कॉस्मोस के अंदर और जहाँ जहाँ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है सब जगह म्यूटेंट्स पाए जाते हैं, सब जगह डिविएंट्स और इटर्नल्स पाए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारे पास है वो दरअसल स्क्रल रेस के अंदर है, क्योंकि स्क्रल रेस के अंदर उनके डिविएंट स्क्रल भी मौजूद हैं जो कि हम आम तौर पे देखते हैं, उनके इटर्नल स्क्रल भी मौजूद है जिनको वो अपना गॉड मानते हैं, और कुछ म्यूटेंट्स और इस तरह के मिक्स स्क्रल भी मौजूद हैं जो कि शेप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरह हमारे पास म्यूटेंट्स का ओरिजिन तो आ गया, लेकिन इसके बाद हुआ ये कि सेलेस्टियल्स इन सारे के सारे लोगों को अर्थ के ऊपर छोड़ के चले गए और उन्होंने बोला कि हम एक अरसे के बाद आके दोबारा अर्थ के ऊपर नजर दौड़ाएंगे कि यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। और उनके मुताबिक या तो ह्यूमंस को इस अर्थ के ऊपर रूल करना चाहिए था या फिर इटर्नल्स को सबको संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन जब वो इतने सालों के बाद अपने सेकंड हाउस पर सेलेस्टियल्स लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। मतलब जो डिविएंट्स जो है कि पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, उन्होंने ह्यूमंस को कैद कर लिया है और इटर्नल जो है वो छुप के रह रहे हैं और वो ह्यूमंस की मदद भी नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको ये सारी की सारी शक्तियां इसीलिए दी गई थी। तो ये देख के हम देखते हैं कि सेलेस्टियल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और जब वो उनको गुस्सा आता है तो डिविएंट्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो आज तक सेलेस्टियल्स को अपना गॉड समझते थे। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने डिविएंट्स के खिलाफ जाने की कोशिश करी तो इस सूरत में वहां पे डिविएंट्स ने भी एक जबरदस्त किस्म का अटैक जो सेलेस्टियल्स के ऊपर बोल दिया। लेकिन सेलेस्टियल्स के आगे डिविएंट्स कुछ भी नहीं थे। पूरा का पूरा सेलेस्टियल्स ने जो है डिविएंट्स को बर्बाद कर दिया और पूरी की पूरी डिविएंट सिटी लेमुरिया की जो है उसको समंदर के अंदर डुबो दिया। और तब जाके मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट आता है जिसको कहते हैं द ग्रेट कैटाक्लिज्म, जिसके अंदर बेसिकली सेलेस्टियल्स ने जो है इस पूरे के पूरे अर्थ के कॉन्टिनेंट्स को शेप करा जिस तरह से आज हम उनको देख रहे हैं। और इसी के बीच एटलांटिस और लेमुरिया के जो दो बड़े कॉन्टिनेंट हैं वो दोनों समंदर के अंदर चले गए। एटलांटिस वो कॉन्टिनेंट था जहाँ पे इंसान रहते थे, लेकिन वो भी डूबने के बाद वहाँ पे इस तरह के पानी जैसे लोग बनना शुरू हो गए, नेमूर जैसे। और लेमुरिया जिसके अंदर जो है सारी डिविएंट रहते थे वो भी समंदर के अंदर डूब चुका है। और तब से ही डिविएंट जो है वो छुप के रहते हैं और उसके बाद से ही डिविएंट छुप के रहने लगे और जमीन के अंदर रहने लगे और इंसानों के सामने नहीं आते थे। तो इसके जरिए मैंने आपको जो है म्यूटेंट्स का ओरिजिन भी बता दिया और थोड़ी बहुत अपनी पुरानी हिस्ट्री भी सुना दी है मार्वल कॉमिक्स की, ताकि आपका जो इंटरेस्ट इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर बढ़ चुके। लेकिन इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक को और ज़्यादा गहराई में जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इसके ऊपर एक अलग से दूसरी वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अपनी वीडियो के अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेंट। तो दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट्स की भी अलग अलग टाइप्स मानी जाती हैं और अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। इसमें से सबसे पहली टाइप जो हमारे पास आती है वो है ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स। ये टर्म आपने मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत बार सुनी होगी और ये तब इस्तेमाल की जाती है जब एक पावरफुल म्यूटेंट हो और वो किसी के हाथ में ना आ रहा हो, किसी से संभल ना रहा हो, तो तब उसको कहा जाता है ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स। इस टर्म को पहली बार मार्वल कॉमिक्स में इस्तेमाल किया गया था 1986 के अंदर अनकैनी एक्स-मैन इशू नंबर 208 के अंदर, और वो उसको रेफर किया गया था कि ये म्यूटेंट एक क्लास ओमेगा है। लेकिन उस वक्त इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि इस ओमेगा का क्या मतलब है, इस म्यूटेंट को ओमेगा क्यों कहा जा रहा है और उसका क्या मकसद है। लेकिन उसके बाद से ओमेगा लफ्ज़ जो है बहुत बार कॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल किया गया था एक थ्रेड को डिफाइन करने के लिए, लेकिन कोई खास एक्सप्लेनेशन उसकी दी नहीं गई थी। लेकिन अब रिसेंटली जैसा कि जोनाथन हिकमैन ने एक्स-मैन को लिखना शुरू करा है और एक्स-मैन की सारी मेथोलॉजी को चेंज करने के बारे में सोचा है, तो उन्होंने इस ओमेगा लेवल का मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उन्होंने ये हमें बताया कि किस तरह से कुछ म्यूटेंट्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर मौजूद हैं जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट माने जाते हैं। और बेसिकली ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि अपनी किसी एक पावर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो, मतलब उनका कोई अपर लिमिट ना हो, उनको कोई चुनौती ना दे सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो म्यूटेंट है जिसमें से एक मैग्नीटो है और एक फॉर्ज है। मैग्नीटो हम सब जानते हैं कि मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म माना जाता है, और फॉर्ज जो है वो दरअसल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही अच्छा कमांड रखता है और अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें इन्वेंट करता है। लेकिन इस सूरत में अगर देखा जाए तो मैग्नीटो ही सिर्फ ओमेगा लेवल म्यूटेंट माना जाएगा, क्योंकि फॉर्ज की जो पावर है टेक्नोलॉजी की, उस तरह की पावर इस अर्थ के ऊपर और भी इंसानों के पास भी है, जिस तरह टोनी स्टार्क, हैंक पिम, ब्रूस बैनर, ये सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर सकते हैं। फॉर्ज अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि उसका मुकाबला कोई ना कर सके। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें मैग्नीटो की, तो मैग्नीटो की जो मैग्नेटिज्म वाली पावर है, जिस तरह वो मेटल को कंट्रोल करता है, ये एक इमेजरेबल पावर है। इसकी आज तक कोई लिमिट नहीं देखी गई और मैग्नीटो एक खतरनाक किस्म का थ्रेड है इस पावर के हिसाब से, तो इसलिए ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट होगा। इसका एक और एग्जांपल देने के लिए और ओमेगा लेवल को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जीन ग्रे जो कि एक बहुत ही मशहूर म्यूटेंट है और ज़्यादातर आप उसको फीनिक्स के रूप में देखते हैं। जीन ग्रे के पास दरअसल दो म्यूटेंट पावर मौजूद हैं, जिसमें से एक टेलीपैथ है और एक टेलीकिनेटिक है, यानी कि एक दिमाग की पावर और एक अपने हाथों से चीज़ों हिलाने की। लेकिन जीन ग्रे को सिर्फ कहा जाता है ओमेगा लेवल टेलीपैथ, उसको कभी भी ओमेगा लेवल टेलीकिनेटिक नहीं कहा गया है, क्योंकि उसकी टेलीकिनेटिक की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, उस जैसा कोई और नहीं है। लेकिन उसकी टेलीपैथ की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद कोई एक ही ऐसा शख्स हो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो कि उसको इस बारे में चुनौती दे सके, और चार्ल्स ज़ेवियर उसके कहीं करीब आते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से ओमेगा लेवल म्यूटेंट का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि ये वो म्यूटेंट्स होते हैं जिनका मुकाबला बहुत ही मुश्किल से किया जा सके, और इसके अंदर काफ़ी सारे म्यूटेंट शामिल हैं, जिस तरह वुल्कन हो गया, मैग्नीटो हो गया, जीन ग्रे हो गई, फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी एक वक्त के अंदर जो है ओमेगा लेवल म्यूटेंट माना जाता था। इसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप आती है वो एक्सटर्नल्स की आती है। अब एक्सटर्नल जो है एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है कॉमिक्स के अंदर जो कि दरअसल इमोर्टल म्यूटेंट्स होते हैं। ये वो म्यूटेंट्स हैं जो कि काफ़ी सदियों से जो है जिंदा है और इनको मरना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है, और अगर ये मर भी जाएं तो किसी ना किसी तरीके से वापसी लौट कर आ जाते हैं। और एक्सटर्नल्स के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर एक्सटर्नल्स हैं वो सेलिन है, गाइडिन है और एपोक्लिप्स है। ये वो म्यूटेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, इनको मारना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है, ये इमोर्टल हैं। इसके बाद हमारे पास अगली फॉर्म आती है जो कि है जयाराफिम और नयाफिम। तो ये हमारे पास कुछ अजीब से नाम आपको सुनने को मिले होंगे और शायद आपने इसको पहली बार सुना होगा, लेकिन इनका फर्स्ट अपीयरेंस होता है एक्स-मैन नंबर 429 के अंदर,
और ये हमें सारी की सारी कहानी अज़ाज़िल ने बताई थी, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है। और उसने बताया था कि जायरा फेम है वो भी दरअसल एक म्यूटेंट की फॉर्म है, जो कि बिल्कुल एंजल लाइक म्यूटेंट्स होते हैं और उनकी हमेशा दुश्मनी रहती है नया फेम से, जो कि डेमोनिक दिखने वाले म्यूटेंट्स हैं, जिस तरह के खुद अज़ाज़िल और नाइट क्रॉलर वगैरह हैं। तो दरअसल ये वो म्यूटेंट्स की फॉर्म है जो कि दरअसल बिब्लिकल टाइम्स के अंदर मानी जाती थी, यानी कि बाइबल को देखते हुए, यानी कि एक अच्छे एंजेलिक और एक गलत और डेमोनिक लोग। और ये भी दरअसल म्यूटेंट्स की फॉर्म है जिनको मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही कम छुआ गया है। लेकिन चायरा फिल्म की अगर बात करें तो ये बिल्कुल दिखने में जो एक एंजल्स की तरह होते हैं, और हमारे मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो एंजल का कैरेक्टर है जो कि एक्समैन की टीम का हिस्सा है, उसको भी माना जाता है कि वो चायरा फिल्म का ही डिसेंडेंट है। तो अगर बात की जाए नया फिल्म की, तो वहाँ पे हमारे पास दो मशहूर कैरेक्टर मौजूद है, जिसमें से एक अज़ाज़िल और उसका बेटा यानी कि नाइट क्रॉलर मौजूद है। वो दोनों दिखने में डेमोनिक रहते हैं और उनके पास टेलीपोर्टेशन वाली पावर है, और वो पावर उनके पास इसी वजह से आई है क्योंकि ये दोनों की दोनों क्रीचर जो हैं एक सेपरेट डायमेंशन के अंदर रहते हैं, जिसको ब्रिमस्टोन डायमेंशन कहा जाता है। और जब भी नाइट क्रॉलर टेलीपोर्ट होता है तो वो पहले अपनी ब्रिमस्टोन डायमेंशन के अंदर जाता है और फिर वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट होता है। हमारे पास एक और फॉर्म आती है जिसको फिर डोमिनेंट स्पीसीज या ल्यूपिन के नाम से कहा जाता है। ये वो म्यूटेंट की स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा फेरल होती है, या फिर वो वुल्फ लाइक म्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि इनका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत हद तक जो है वुल्फ से मिलता है, और थोड़ी जानवरों वाली इनकी हरकतें होती हैं, और ये काफ़ी खूंखार किस्म के म्यूटेंट्स होते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में जो पता चला था वो रोमुलस को पता चला था, और रोमुलस ने ही इस तरह के और म्यूटेंट्स को ढूंढना शुरू करा था। और इस म्यूटेंट के ग्रुप के अंदर बात की जाए तो रोमुलस, वुल्वरीन, डेकिन, सैबरटूथ, वुल्फ्सबेन, वुल्फ क्लब और X-23 वगैरह आते हैं। इनकी सबकी जो नेचर है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर होती है, और एक तरह से ये वुल्फ की तरह जो है रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए ये स्पीसीज जो है एक डोमिनेंट स्पीसीज या लुपिन कहा जाता है इनको। एंशिएंट म्यूटेंट्स, तो वैसे तो अगर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए और जब फर्स्ट म्यूटेंट का जिक्र किया जाता है तो वहाँ पे प्रिंस नेमोर का नाम आता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप में से शायद कुछ लोग सरप्राइज हुए होंगे कि नेमोर भी मार्वल कॉमिक्स में म्यूटेंट ही बताया जाता है। और यहाँ पे हमने कॉमिक्स के अंदर बहुत बार बहुत से लोगों को रेफर करते हुए देखा है कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला म्यूटेंट था वो प्रिंस नेमोर था। और एक तरह से देखा जाए तो ये बात ठीक भी है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था म्यूटेंट वो एक तरह से नेमोर ही है, क्योंकि नेमोर मार्वल के वन ऑफ द फर्स्ट और अर्लीस्ट कैरेक्टर में से एक है। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ उसी हद तक रहती है कि जैसे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई अपनी क्लास के अंदर किसी बच्चे को बता रहा है कि हमारे इस अर्थ के ऊपर इतने म्यूटेंट्स हैं जिसमें से फर्स्ट नेमोर है, जबकि इस तरह के और भी म्यूटेंट्स मौजूद है जो कि नेमोर से बहुत ही सदियों पुराने हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हैं। तो आज जिनका मैं आपके साथ यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ लिस्ट के अंदर, इसमें नेमोर तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, उससे बहुत ही पुराने पुराने म्यूटेंट्स होने वाले हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से असल मायने में जो पुराने म्यूटेंट्स हैं वो ये होने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली उन सबके ऊपर तो नजर नहीं डालेंगे, बल्कि जो कुछ खास म्यूटेंट्स हैं उनके ऊपर जरूर नजर डालेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा म्यूटेंट्स शामिल हैं पुराने दौर के अंदर जिनके बारे में शायद आपको कभी पता भी नहीं होगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है मैं उनका जिक्र आपके साथ करना चाहूँगा। अगर हम सबसे पहले बात करें अपने 1 मिलियन BC के अंदर, तो हमें पता चला रिसेंटली कि वहाँ पे एक अवेंजर्स की टीम काम कर रही थी। तो उस टाइम के अंदर हमारे पास अलग अलग लोग मौजूद थे, जिसमें से एक आगामोटो मौजूद था जो कि एक सॉर्सरर था, और उसने हमें बताया कॉमिक्स के अंदर कि उनके टाइम के अंदर एक वहाँ पे म्यूटेंट भी मौजूद था, लेकिन उसने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि वो म्यूटेंट उनकी टीम के अंदर कौन था। लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो फीनिक्स फोर्स उस टीम के अंदर मौजूद थी, हमारे हिसाब से जो उसकी होस्ट है वही शायद सबसे पहली म्यूटेंट होगी, और इसी वजह से फीनिक्स ने उसको ही चुना है, क्योंकि फीनिक्स की हमेशा से यही आदत है कि वो एक म्यूटेंट और एक ऐसे इंसान को चुनती है जिसके पास टेलीपैथिक या टेलीकिनेसिस की पावर हो। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मिलियन BC के अंदर जो एवेंजर्स की टीम थी उसके अंदर की जो फीनिक्स फोर्स थी वो दरअसल एक म्यूटेंट थी सबसे पहली। लेकिन अगर हम सही तौर पे बात करें, जिसको मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें क्लियर उसकी डेट बताई गई है और उसका पूरा का पूरा ओरिजिन बताया गया, तो वो कोई और नहीं बल्कि सलीन है। सलीन जो है दरअसल सेंट्रल यूरोप के अंदर पैदा हुई थी आज से 17,000 साल पहले, और ये तब की बात है जब एटलांटिस को जो है समंदर के अंदर डुबो दिया गया था। मतलब ये बात है तब की जब सेकंड होस्ट खत्म हुआ था और ग्रेट कैटेक्लिज्म खत्म हुआ था, उसके फौरन बाद ही एक औरत पैदा हुई थी जिसका नाम दिया गया था सलीन। और बेसिकली सलीन जो है वो भी एक एक्सटर्नल है, मतलब ये आज तक जिंदा है और ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से लौट के वापसी आ जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी म्यूटेंट पावर है वो यही है कि ये दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को चूज के अपनी जिंदगी को बढ़ा लेती है। एक तरह की जैसे आप समझ सकते हैं कि ड्रैकुला की पावर होती है कि दूसरों का खून पी के अपने आप को जवान रखते हैं, उसी तरह सलीन जो है एक तरह की म्यूटेंट है जो कि दूसरों की लाइफ लेके अपने आप को जिंदा रखती है और अपनी उम्र बढ़ाती रहती है। और जब ये पैदा हुई थी तो उसने अपने पैदा होने के साथ ही अपनी माँ की जान ले ली थी। और उसके बाद अगर हम बात करें जो पुराने म्यूटेंट थे, तो उसमें नया फेम और चेरा फाइम आते हैं। ये वो म्यूटेंट थे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक अलग ही डायमेंशन के अंदर मौजूद थे। ये डायमेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा करीब थी सलीन की उस होम वर्ल्ड से जहाँ पे वो पैदा हुई थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेट्स वगैरह का ये कहना था कि एक ऐसी जगह है समंदर के अंदर जहाँ पे जो कोई भी जाता है वो गायब हो जाता है और लौट के कोई नहीं आता है। तो दरअसल वहाँ पे बाद में पता चला कि वहाँ पे एक टाइम एंड स्पेस के अंदर रिफ्ट थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कोई भी जाता था वो एक अलग डायमेंशन के अंदर चले जाता था, और इस डायमेंशन को कहा जाता है द ब्रिमस्टोन डायमेंशन। और उसी डायमेंशन के अंदर ये दो बींग्स मौजूद थी जो कि नया फेम और चेरा फेम थी, जो कि एक दिखने में बहुत ज़्यादा एंजेलिक और अच्छी थी और एक दिखने में बहुत ज़्यादा डेमोनिक थी, और ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते ही रहते थे। लेकिन बताया कॉमिक्स में ये जाता है कि ये भी जो थे दरअसल म्यूटेंट्स का ही एक ग्रुप था जो कि इस तरह से दिखते थे।
उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े म्यूटेंट्स गुजरे हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा खास और मशहूर नहीं। लेकिन अगर हम अपनी 30th सेंचुरी BC के अंदर आ जाएं तो आज से 5000 साल पहले तो सबसे ज़्यादा वेल नोन म्यूटेंट हमारे सामने आता है, जिसका नाम है इन सबह नूर, और इसका नाम अरबी के अंदर था और इसका मतलब था द फर्स्ट वन। बहुत सालों तक कॉमिक्स के अंदर यही माना जाता था कि इन सबह नूर यानी कि जो एपोकलिप्स है वही सबसे पहला म्यूटेंट है इस अर्थ के ऊपर। लेकिन सलीन के ओरिजिन के आने के बाद हमें ये पता चला कि सलीन उससे तकरीबन 5000 साल पहले पैदा हुई थी, और इसी तरह जो है एपोकलिप्स वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारी इस कॉन्टिनेंटी के अंदर। एपोकलिप्स के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये एक्समैन का वो विलन है जो कि बहुत बार हमारे सामने आ चुका है और हमेशा जो है एक अलग ही रूप में आता है। और मजे की बात ये है कि ये वाला म्यूटेंट भी जो है ये भी एक एक्सटर्नल म्यूटेंट है, जिसको मारना बहुत ही मुश्किल है, एक तरह का इमोर्टल है। तो इसी के बीच हमारे पास और भी ज़्यादा म्यूटेंट्स आए, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा मशहूर है एक्सोडस के नाम से, और ये भी एक ऐसा म्यूटेंट है जिसको बाद में एपोकलिप्स ने अपने साथ ले लिया था और उसकी पावर्स को और भी ज़्यादा एनहेंस कर दिया था। इसके बाद हमारे पास सैबरटूथ, मिस्टीक, और उसके बाद सबसे ज़्यादा नोटेबल इंसान जो होता है 19th सेंचुरी के शुरू के अंदर वो है जेम्स हॉलिड यानी कि लोगन। और लोगन ही सबसे ज़्यादा मशहूर म्यूटेंट है जो कि माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पुराना म्यूटेंट है, क्योंकि तकरीबन आज के हिसाब से देखा जाए तो 200 साल से ज़्यादा से जी रहा है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगन भी जो है वो एक एक्सटर्नल ही है, क्योंकि उसको मारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी आर्क यानी कि डेथ ऑफ वुल्वरीन के बाद भी वो वापसी जिंदा बचकर आ गया। तो जो बहुत को बार बार इस तरह से चकमा दे सके वो तो एक एक्सटर्नल होगा ही। तो ये वो कुछ म्यूटेंट्स हैं जिनका जिक्र मैंने आप लोग के साथ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जिसमें से मेरी फेवरेट जो है वो सलीन और एपोकलिप्स हैं, क्योंकि इनका बहुत अच्छे तरीके से हमें ओरिजिन दिखाया गया, इनकी पावर्स को दिखाया गया है। पूरे के पूरे टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ एक और शख्स का या एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, जिसको मैंने अपनी पिछली वाले एपिसोड यानी वेपन एक्स प्रोग्राम वाले के अंदर शेयर किया था। ये दरअसल कोई म्यूटेंट तो नहीं है, लेकिन इसका ओरिजिन म्यूटेंट से बहुत ही ज़्यादा लिंक करता है और उसकी कहानी हमेशा म्यूटेंट के साथ ही देखते हैं। तो दरअसल इस चीज़ का नाम है सबलाइम। अब मैं इसको चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक लिविंग थिंग तो है, लेकिन ये ही या शी नहीं है, बल्कि ये इट है, क्योंकि दरअसल ये माना जाता है कि ये सबसे पहली वो बीइंग है जो कि अर्थ के ऊपर आई थी, और ये एक बैक्टीरिया है। और जब सबलाइम अर्थ के ऊपर आया तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी बहन आर्काया भी मौजूद थी। और जब वो दोनों अर्थ के ऊपर आए तो वो दोनों जो है एक बैक्टीरिया थे, एक इन्फेक्शन की तरह थे, जो कि लड़ रहे थे इस अर्थ के ऊपर डोमिनेंस हासिल करने के लिए। लेकिन वहीं पे सबलाइम ने जो है यहाँ पे जीत हासिल कर ली और अपनी बहन आर्काया को स्पेस के अंदर किसी और प्लेनेट को कॉन्क्योर करने के लिए भेज दिया। और जॉन सबलाइम जो है वो इतना पुराना है कि उसके सामने ही एल्डर गॉड्स आए हैं, उसके सामने ही सेलेस्टियल्स आए हैं, उसके सामने ही इटर्नल्स, म्यूटेंट्स और ये सब चीज़ें उसके सामने ही हुई हैं। तो सबलाइम जो है वो दरअसल एक ऐसा बैक्टीरिया जिसने अपनी आंखों के सामने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म में चेंज होते हुए देखा और किस तरह से वो इंसानों की फॉर्म में आया। और जब एक इंसान बना तो सबलाइम ने उसको अपना होस्ट बना लिया और उसी के अंदर रहना शुरू कर दिया। और इसी तरह इतने सदियों से, इतने लाखों करोड़ों सालों से जो सबलाइम है वो अलग अलग बॉडी के अंदर जंप करते हुए आ रहा है, और इसी तरह वो जिंदा है। जब तक उसके पास होस्ट रहेगा तो वो जिंदा रहेगा। लेकिन सारी कहानी तब पलटती है जब म्यूटेंट्स का क्रिएशन होता है, क्योंकि जब सेलेस्टियल्स ने इंसानों के अंदर एक्स जीन को छोड़ा तो सबलाइम को पता चला कि वो उनकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और सबलाइम अगर किसी म्यूटेंट की बॉडी के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। और इसी वजह से सबलाइम जो है वो म्यूटेंट्स का जानी दुश्मन बन गया। और ओवर द पास्ट हिस्ट्री, ओवर द पास्ट ईयर्स सबलाइम ने जो हर एक कोशिश करी है म्यूटेंट रेस को इस अर्थ के ऊपर से मिटाने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वेपन एक्स प्रोग्राम। तो जैसा कि वेपन एक्स प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके साथ पूरी कहानी शेयर करी थी कि किस तरह वेपन एक्स या वेपन प्लस प्रोग्राम जो है उसको बनाया ही इसीलिए गया था ताकि म्यूटेंट्स को खत्म किया जा सके। वो सब तो एक बहाना था कि वो मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि जो उसका सुपरवाइजर था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जॉन सबलाइम था, जो कि सबलाइम का ही एक होस्ट था। और उसने ये पूरा का पूरा वेपन प्लस प्रोग्राम को डिजाइन करा था ताकि फ्यूचर में इस तरह की कुछ चीज़ों को बनाया जा सके जिसके जरिए म्यूटेंट्स का नामो निशान अर्थ के ऊपर से खत्म हो जाए। क्योंकि वो जानता था कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि अर्थ के ऊपर म्यूटेंट जो है वो एक डोमिनेंट स्पीसीज बन जाएंगे और इंसान जो है वो बहुत ही कम रह जाएंगे। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए जॉन सबलाइम ने ही सेंटिनल्स बनाए, वेपन प्लस प्रोग्राम बनाया, वेपन एक्स बनाया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जॉन सबलाइम की भी हैं। तो अगर देखा जाए तो जॉन सबलाइम कोई खुद म्यूटेंट तो नहीं है, लेकिन उसने म्यूटेंट काइंड को मिटाने के लिए और उनको खत्म करने के लिए हर एक कोशिश करी है। और देखा जाए तो वो इस अर्थ के ऊपर सबसे पहला लिविंग बीइंग भी है। हिस्ट्री ऑफ म्यूटेंट्स इन कॉमिक्स। तो अगर हम कॉमिक बुक के अंदर म्यूटेंट की हिस्ट्री की बात करें तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा गहरी और डीप है, जिसकी शुरुआत 1960s से होती है और आज तक ये चलते हुए आ रही है। और एक्समैन के कॉमिक एक ऐसे वाहिद कॉमिक है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेने वाले हैं। अगर हम इनके कुछ बहुत ज़्यादा मेन इवेंट्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सी मेन चीज़ें गुजरी हैं जो म्यूटेंट्स के ऊपर भी गुजरी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आइलैंड ऑफ जिनोशा की, तो आइलैंड ऑफ जिनोशा वो है जब मैग्नीटो ने तकरीबन 2 लाख म्यूटेंट्स को एक साथ लेके एक आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होने का फैसला करा था। और उसने कहा था कि दुनिया वाले हमें तंग ना करें और हम किसी को तंग नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि कैसेंड्रा नोवा नाम की एक विलन जो कि चार्ल्स एक्जेवियर की एक इविल ट्विन है वो सामने आ जाती है और वो खतरनाक किस्म का सेलेस्टियल से अटैक करवाते हुए पूरे के पूरे आइलैंड ऑफ जिनोशा को मार देती है। तो ये वो बहुत बड़ा इवेंट था कॉमिक के अंदर जिस वक्त म्यूटेंट कम्युनिटी हिल के रह गई थी। मतलब एक झटके के अंदर पूरे के पूरे 2 लाख म्यूटेंट्स को मार देना ये बहुत ही बड़ी बात थी। इसके बाद जो कुछ इवेंट्स हुए कॉमिक्स के अंदर वो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। जिस तरह अगर हम आगे बढ़े हाउस ऑफ एम के ऊपर, तो हाउस ऑफ एम का इवेंट ये था जब वांडा मैक्सिमोफ ने एक अपनी रियलिटी बना ली थी
और उस रियलिटी को जब वो खत्म कर रही थी तो उससे पहले उसने सिर्फ 3 लफ्ज बोले थे कि नो मोर म्यूटेंट। और जब उसकी आंख अपनी इस नई रियलिटी के अंदर खुली तो हमने देखा कि हमारी इस रियलिटी के अंदर से तकरीबन 98.9% जो है म्यूटेंट्स खत्म हो चुके हैं। मतलब जो म्यूटेंट्स हुआ करते थे उनकी शक्तियां ऐसे ही गायब हो गई और जो म्यूटेंट्स बचे थे वो दुनिया में तकरीबन सिर्फ 198 म्यूटेंट्स बचे हुए थे, जिनको अब सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और उसके बाद से ये चीज़ काफ़ी सालों तक जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर लागू भी रही। इसके बाद हमने काफ़ी एक्समैन के इवेंट्स देखे, जैसे मसाया वॉर, मसाया कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद एक ऐसी अकलौती बच्ची पैदा हुई थी हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद जिसके पास म्यूटेंट जीन मौजूद था। और ये सारी की सारी लड़ाई उस बच्ची के पीछे ही हो रही थी कि उसको कौन हासिल करता है। लेकिन ये कहानी एक अलग ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिसको मैं अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूंगा अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो म्यूटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरे हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर। सोसाइटी का जो उसका स्टेटस है वो बहुत ही बुरा है। ये सोसाइटी कभी भी म्यूटेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जैसा कि मैग्नीटो ने कहा है कि जो चीज़ इंसानों को समझ में नहीं आती है वो उससे डरने लग जाते हैं, और वो जिस चीज़ से डरने लग जाते हैं वो उसको तबाह करने लगते हैं। तो ये कोड जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा मैग्नीटो का, और ये बिल्कुल सही सिचुएशन डिस्क्राइब करता है म्यूटेंट्स की। क्योंकि म्यूटेंट जो है वो हम जैसे ही लोग हैं लेकिन उनके पास शक्तियाँ हैं। अगर आपका समझ लीजिए कहीं फड्डा हो जाता है और आपका सामने वाला शख्स म्यूटेंट निकलता है और आपको ऐसे ही कुचल के चले जाए तो इस बात से तो आपको डर लगेगा ही ना। और ये चीज़ें वो हैं जो कि अभी हुई नहीं है लेकिन हो ज़रूर सकती हैं। तो ये जो हो सकती वाली चीज़ें हैं यही इंसान को जो है एक गलत नेगेटिव पाथ पे ले जाती है, और इसी की वजह से इंसान जो है वो म्यूटेंट से नफरत करने लग जाते हैं। और ये नफरत कभी कभार इतनी हो जाती है कि आप करोड़ों म्यूटेंट्स की जान ऐसे ही दाव पे लगा देते हैं और उनको जान से मार भी देते हैं। तो ये चीज़ मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखी जाए तो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालती है और डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक हमारे सामने लेकर आती है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जिसको हम एक तरफ हीरोज मानते हैं, सोसाइटी जो है उनसे नफरत करती है और उनसे अपनी जान छुड़वाना चाहती है। और शायद यही वजह है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट जो हैं इनको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट की स्टोरीज आज तक चल भी रही हैं। क्योंकि अगर म्यूटेंट्स को भी सुपर हीरो वाली इज्जत देना शुरू कर दी गई, उनको भी जो है सुपर हीरो वाला दर्जा दे दिया गया, तो वो भी हमारे लिए एक नॉर्मल कैरेक्टर ही बन के रह जाएंगे। उनके अंदर की डेप्थ, उनके अंदर का कैरेक्टर जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चीज़ जो कि उनको सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं होने दे रही है, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जोनाथन हिकमैन ने जब अपने नए एक्समैन को लिखना शुरू करा तो उन्होंने बेसिकली क्राकोआ का आइलैंड चूज करा, जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट रहते हैं और म्यूटेंट्स के अलावा वहाँ पे कोई और एंटर भी नहीं कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक्समैन का यानी म्यूटेंट्स को अपना किंगडम दे दिया है। तो ये स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है इस वक्त कॉमिक्स के अंदर। तो इसी तरह अगर मैं कॉमिक बुक इम्पैक्ट की बात करूँ तो कॉमिक्स के ऊपर एक्समैन का बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट जो सिर्फ हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर नहीं बल्कि कहीं और भी फील होता है। म्यूटेंट्स एक ऐसा टर्म बन के रह गया जिसको दुनिया भर के अंदर अब कोई भी फौरन समझ जाता है और उसके दिमाग में फौरन जो है वो एक्समैन का ही नाम खटकता है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबके पीछे जो है बहुत ही ज़्यादा जीनियसेस मार्वल कॉमिक्स के बैठे हुए थे, जिसमें स्टैनली सर, क्रिस क्लेयरमोंट, रॉब लाइफील्ड, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने म्यूटेंट्स की मिथोलॉजीज को लिखने की कोशिश करी है। और अब मैं देख रहा हूँ कि इस रेस के अंदर जोनाथन हिकमैन जो कि मेरे फेवरेट राइटर हैं वो भी आगे बढ़ चुके हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एक्समैन को एक मिथोलॉजिकल चीज़ बना रहे हैं। यानी कि हमें पता चल रहा है कि एक्समैन अब आगे जो है फ्यूचर में भी टिकने वाली है, इतनी जल्दी एक्समैन कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक्समैन का इम्पैक्ट जो है कॉमिक बुक्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और किसी और टीम को उसकी जगह लेना अभी इस वक्त के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात है। तो अब ये एमसीयू में कब आएंगे, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा कि हम सब जान चुके हैं 20th सेंचुरी फॉक्स और डिज्नी की डील हो चुकी है, और एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के जितने भी कैरेक्टर्स के राइट थे वो दोबारा अब जो है डिज्नी के पास आ चुके हैं। और अब डिज्नी जो है यानी कि मार्वल स्टूडियोज अब अपने मूवीज़ के अंदर एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने किसी भी एक्समैन या फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर को नहीं देखा, तो ये सब कैरेक्टर्स हमारे साथ कब इंट्रोड्यूस करवाए जाने वाले हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि म्यूटेंट्स को जो इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है वो बहुत ही अच्छा तरीका है इटर्नल्स मूवी के अंदर। मतलब ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट्स और इटर्नल्स बहुत एक साथ करीब से जुड़े हुए हैं। मतलब जो इटर्नल्स का ओरिजिन है वही म्यूटेंट्स का ओरिजिन भी है। और अब जैसा कि हम इटर्नल्स मूवी के अंदर इटर्नल्स का ओरिजिन देखने वाले हैं, तो इसी के साथ जो है हम म्यूटेंट्स का ओरिजिन भी देख सकते हैं और इसी के जरिए म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। लेकिन फिर हमारे पास ये सवाल आएगा कि अगर म्यूटेंट इतने सालों से एमसीयू के अंदर है तो हमारे सामने क्यों नहीं आए, और फिर हमारे सामने थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाएगी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना अल्टीमेट यूनिवर्स का ओरिजिन। तो अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स का जो ओरिजिन है वो कुछ इस तरह से नहीं है, बल्कि उसके अंदर दरअसल ये बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सुपर सोल्जर सीरम को बनाया जा रहा था और लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उन एक्सपेरिमेंट के अंदर से एक आदमी मौजूद था जिसका नाम जेम्स लोगन हॉलेट यानी लोगन था। और जब गवर्नमेंट के लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने उसके ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए, तो उनको पता चला कि इसके ब्लड के अंदर एक अलग तरह का जीन मौजूद है जिसको एक्स जीन कहा जा रहा था। और इस जीन को जो है डॉक्टर्स की मदद से उन लोगों ने आर्टिफिशियल तौर पे एक्टिवेट करा, और जैसे ही उन्होंने इस जीन को एक्टिवेट करा तो जेम्स लोगन हॉलेट यानी वुल्वरीन को उसकी शक्तियां मिल गई, यानी कि वही हीलिंग फैक्टर और ये सारी एजिलिटी वगैरह। तो तब जाके साइंटिस्ट को पता चला कि इस तरह के एक्स जीन जो है वो हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है, और तब जाके उन्होंने एक ऐसी गैस को डेवलप करा और पूरी दुनिया के अंदर छोड़ दिया जिसकी वजह से जिन जिन लोगों के अंदर एक्स जीन मौजूद था उनकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया गया।
तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके जरिए म्यूटेंट्स को हमारी एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। मतलब इसके जरिए हमारी कोई कॉन्टिन्यूटी भी खराब नहीं होगी और इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि एक्समैन अभी तक कहाँ थे। तो एक्समैन दरअसल यहीं पे अर्थ के ऊपर मौजूद थे जिनके ऊपर सेलेस्टियल्स ने अपना एक्स जीन छोड़ा हुआ था, लेकिन वो एक्टिवेट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको एक्टिवेट करने की जरूरत थी। और इसी तरह हम लोग जो है एमसीयू के अंदर वुल्वरीन का भी इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि वुल्वरीन एक आम सा सोल्जर होगा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब साइंटिस्ट को पता चलेगा कि इसके पास एक्स जीन है और वो एक्स जीन जब एक्टिवेट होगा तो वुल्वरीन का क्रिएशन होगा, और वुल्वरीन के साथ साथ पूरे के पूरे म्यूटेंट्स का क्रिएशन। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है म्यूटेंट्स को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन चुकी है और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन इतनी हो गई है कि शायद आपसे हजम भी ना हो रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ। नो योर यूनिवर्स की सीरीज़ मैंने इसीलिए बनाई थी कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। हम कभी कभार अपने टॉपिक से अलग भी निकल जाते हैं, लेकिन क्या करें, ये सारी चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि इसके ऊपर अगर मैं बात करने बैठूँ तो मैं घंटों आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों की टाइम की बहुत ज़्यादा कदर है और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। सो गाइस, आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है और मैंने अच्छा खासा टाइम इस वीडियो को लगाया बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने दिल से कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पर फ्यूचर में भी एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी म्यूटेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, क्योंकि अब बहुत जल्द एमसीयू के अंदर म्यूटेंट्स आने वाले हैं और हो सकता है कि हमने शायद जिन थ्योरीज के ऊपर बात करी है इस वीडियो के अंदर उसमें से कोई एक थ्योरी का इस्तेमाल करके म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए एमसीयू के अंदर भी। तो क्या पता इस वीडियो को शेयर करके आप फ्यूचर में अपने दोस्तों से कह सकें, मैंने कहा था ना कि उसकी वीडियो देखो, उसी तरह से म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। तो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करो। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, जहाँ पे मैं अपने चैनल की अपडेट्स को शेयर करता ही रहता हूँ। और वहाँ पे अगर इस वीडियो के हवाले से आपके पास कोई और सवाल है या कोई और कन्फ्यूजन है तो मुझे डीएम करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सबके सवालों का जवाब वहाँ पे ज़रूर दूंगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं नो योर यूनिवर्स की एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।